ये हमारी है पीजीबीपी के रिवीजन की तीसरी पार्ट, तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। यानी कि मैं यहां पर किसकी बात करना चाहता हूं, मैं यहां पर किसकी चीज की बात करना चाहता हूं कि मैंने कोई एसेट खरीदा है। अगर हमने कोई, मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन है और मैंने बिजनेस प्रोफेशन के लिए कोई एसेट खरीदा है, तो मेरे लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। तो अगर मैंने कोई एसेट को परचेज किया तो उसमें जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं किससे, एक्विजिशन ऑफ एसेट से रिलेटेड, वो सारे के सारे उसमें कैपिटलाइज करने पड़ेंगे, यानी कि उसकी कॉस्ट में जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि कौन सा हो गया, ट्रायल रन पे मैंने कोई खर्चा कर दिया, लाने में मैंने कोई खर्चा कर दिया, उसको इंस्टॉल करने पे मैंने खर्चा कर दिया, ट्रायल रन पे मैंने खर्चा कर दिया, तो लोडिंग अनलोडिंग ये सारे खर्चे जो है वहां तक करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर ऐसे खर्चे जो कि उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं वो भी मुझे कैपिटलाइज करने होंगे। और अगर मैं बात करूं कि ये जो मैंने असेट का अगर कोई खरीदी है, क्या लोन लेकर और मैंने लोन पर इंटरेस्ट पे किया है, तो उसका असेट को पुट टू यूज तक की डेट तक का से पहले का जितना भी इंटरेस्ट हो उसके कॉस्ट में जोड़ दो, और बाकी उसके बाद जो होता है वो पीएनएल में डेबिट करने को मिलेगा। ऐसा हमने क्लास में पढ़ा था। चलो कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई कि जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर मैंने एसेट को परचेज किया और जिसमें मैंने 10,000 से ज्यादा का कैश पे किया है, 10,000 से ज्यादा का मैंने कैश में पेमेंट की है, तो उसको आप वो कहते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने के लिए उसको इग्नोर कर दो, मतलब कि उस पोर्शन को हमें इग्नोर करना होगा। यानी कि यहां पर भी हमें कैश जो है वो 10,000 से ज्यादा नहीं पे करना था। याद आ गया क्या? यस। यानी कि अगर वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं जुड़ेगी तो मतलब उसका फिर हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करने को नहीं मिलेगा। बोला था ना हमने क्लास में। यस। अच्छा, एक्विजिशन बोलते हैं कि अगर कोई चीज, अगर कोई असेट हमको मिल रही है, किसमें, गिफ्ट में मिल रही है या फिर इनहेरिटेंस में मिल रही है, तो क्या होगा, तो ये बोल रहे हैं कि भैया प्रीवियस ओनर को जितना कॉस्ट थी, जितनी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी जिससे हमने लिया, वो वाली कॉस्ट ले लो और रिड्यूस कर दो उसका डेप्रिसिएशन अलाउड टू हिम, जितना उसको डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ था वो माइनस कर दो। अगर कोई भी असेट मिल रही है, क्या, इंटरेस्ट, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर बता दिया कि इंटरेस्ट को मैंने मतलब कि असेट खरीदी है किससे, लोन के पैसों से, और लोन पर मैंने इंटरेस्ट दिया, तो यानी पुट टू यूज तक की डेट से पहले तक का, पुट टू यूज तक की डेट से पहले तक का क्या करना है, उसको जो भी इंटरेस्ट रिलेटेड है उसको कैपिटलाइज कर दो, एसेट में जोड़ दो, और बाकी का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर कोई भी असेट मैंने ली है, खरीदी है, और उस पर गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे देती है, तो सब्सिडी और ग्रांट को क्या कर देते हैं, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से घट जाता है। स्टैंडर्ड क्रेडिट, यानी कि अगर मैंने बोला कि कोई मैंने परचेज के वक्त, जैसे मैंने परचेज के वक्त मैंने अगर कोई टैक्सेस पे किए हैं और उसका क्रेडिट मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं, जैसे जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्या कहता था, वो पार्ट जो है वो मेरा कॉस्ट का बन जाएगा और कॉस्ट में मैं उसको ऐड कर दूंगा। अच्छा, एसेट एक्वायर्ड विद इंटेंशन टू अवॉइड द टैक्स, अगर आपने एसेट को एक्वायर किया है किसके पर्पस के लिए, इंटेंशन टू अवॉइड द टैक्स, तो यानी कि जो भी एओ डिटरमाइन करेगा वो वाला आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा। रीएक्विजिशन ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट्स, यानी कि क्या बोला कि अगर आपने किसी को क्या दिया, ट्रांसफर किया, जैसे रीएक्विजिशन ऑफ दी ट्रांसफर्ड एसेट डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांसफर, यानी कि मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एसेट थी, मैंने किसी और के नाम पर दे दी और उससे वो एसेट दोबारा खरीद ली, ताकि मैंने बोला था ना कि ताकि हम अपने बुक्स में हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकें, ऐसा कुछ बोला था। तो इन्होंने बोला कि भैया कि जितने में खरीदोगे वो वाली कॉस्ट नहीं लेंगे। वो कौन सी कॉस्ट लेंगे, जब आपने फर्स्ट ट्रांसफर की थी उसकी जो बुक, आपकी बुक में जो डब्ल्यूडीवी थी, उस वक्त जो डब्ल्यूडीवी थी वही डब्ल्यूडीवी अब की बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब आप सेकेंड टाइम उसको रीएक्वायर करेंगे तो। asset acquired by an assessee from the another person and give on lease to a same person who had earlier claimed the depreciation on such asset, मतलब क्या बोला कि यानी कि मैंने किसी ऐसे बंदे से, कोई एक राम था और मैं श्याम हूं, मैंने राम से क्या बोला कि भैया तू मुझे एसेट दे दे, एसेट मैंने उससे खरीद लिया और उसी को ही लीज बैक कर दिया, तो अब मैंने बोला कि जब उसी को लीज बैक कर दिया, तो अब मैंने जब कॉस्ट लिया था तो कॉस्ट कितने में लिया होगा, मतलब जो मेरे लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, उसने बोला कि जो प्रीवियस ओनर को जब उसने ट्रांसफर किया उसकी जो डब्ल्यूडीवी थी वही वाली डब्ल्यूडीवी आपकी डब्ल्यूडीवी बन जाएगी, डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट्स टू द ट्रांसफरर। ठीक है, समझ में आया क्या? यस।
अच्छा, बिल्डिंग को यूज किया है फॉर पर्सनल पर्पस के लिए और सब्सिक्वेंटली हमने उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी? यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए जब मैं यूज करता था बिल्डिंग को, बिल्डिंग में मैं रहा करता था, तो डेप्रिसिएशन मुझे अलाउ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पर्सनल पर्पस था। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि यानी कि अब जब मैं उसको, मैंने कहा कि मैंने उसमें अपना बिजनेस खोल दिया है, उसमें मैंने अपना बिजनेस खोल दिया, अब मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ होना चालू होगा। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग जब हमने खरीदी थी, ठीक है, तो जो कॉस्ट थी उसकी वो ले लो और मानकर चलो कि आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होता है एज पर द इनकम टैक्स में, जितना डेप्रिसिएशन अलाउ होता उसको माइनस कर दो, बाकी जो बच जाएगा वो डब्ल्यूडीवी जो है वो आपका क्या बन जाएगा, बोलो ना, वो आपका नोशनल डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देना, वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडरी कंपनी और बाय सब्सिडरी कंपनी टू इट्स 100% होल्डिंग कंपनी, यानी कि अगर ये दोनों आपस में कोई भी असेट देते हैं एक दूसरे को, तो यहां पर क्या बोला कि भैया जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट या फिर डब्ल्यूडीबी टू द ट्रांसफर, जो जिससे ट्रांसफर हो रहा है उसको जो कॉस्ट या डब्ल्यूडीबी पड़ी थी वही कॉस्ट और डब्ल्यूडीबी हो जाएगी जो ट्रांसफरी के पास, यानी जिसके पास आ रही है एसेट, और जिसके पास आ रही है एसेट वो क्या होनी चाहिए, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। सिमिलर मैनर में हमने बोला था ये किस चीज का, अमेलगमेशन में भी सिमिलर मैनर में था कि दो अमेलगमेटिंग हो रही है कंपनी, तो जो ट्रांसफरर होगा यानी कि जो अमेलगमेटिंग कंपनी होगी उसको जो डब्ल्यूडीबी और कॉस्ट पड़ रही होगी, तो न्यू वाली कंपनी को वही डब्ल्यूडीबी और कॉस्ट लेनी पड़ेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर न्यू कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है तो। ऐसे ही हमने बोला था डीमर्जर का केस हो गया, तो डीमर्जर के केस में भी जो रिजल्टिंग कंपनी होती है उसको असेट ट्रांसफर करती है अपनी कौन सी वाली, डीमर्ज्ड कंपनी। ठीक है, तो जो डीमर्ज्ड कंपनी को, यहाँ पर अमेलगमेटिंग नहीं है, यहाँ पर डीमर्ज्ड कंपनी है, डीमर्ज्ड कंपनी को जो भी कॉस्ट और डब्ल्यूडीबी होगी वो नए वाले न्यू यानी कि रिजल्टिंग कंपनी को वही हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, कॉस्ट ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स जिस पर 35 एडी में आपने पूरा का पूरा 100% डिडक्शन ले लिया है, अगर उसको आपने वो वाली कोई एसेट को एक्वायर करते हो, तो यानी कि वो वाली कोई एसेट को एक्वायर करते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, बता दो, पहले भी पढ़ लिया था हमने, निल हो जाता है सर, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाता है। और यानी कि निल को क्या करना, मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट्स में तो आ जाएगा आपके, यानी कि वो ब्लॉक जुड़ जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, उसको निल वैल्यू से जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस, यानी कि उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करने नहीं देंगे क्योंकि सामने वाले ने 100% डिडक्शन उसका ले लिया है। इफ सच एसेट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन एज गिफ्ट और एक्चुअल कॉस्ट ऑन एसेट शैल बी टेकन एज निल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी, अगर वो वाला एसेट्स भी अगर गिफ्ट में भी दे देते हैं तो उसके हाथ में क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट निल ही रहेगा। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड इनटू द कैपिटल एसेट्स, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट्स में बदल दिया तो क्या होता था, जल्दी से बता दो। फेयर मार्केट वैल्यू लेते थे, यानी कि क्या बोलते थे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द असेसी शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू लेते थे, और बकायदा हम उसका पीजीबीपी की कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से करते थे कि फेयर मार्केट वैल्यू जो उस दिन की होती है और जितने में हमने खरीदा था वो माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी, और जो कैपिटल एसेट और बाकी कैपिटल गेन में हम उसका निकालते थे, कैपिटल गेन निकालते थे, बाकी फिर जो पोर्शन का कैपिटल गेन निकालते थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस में मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात की गई है। भैया बोला कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग यानी 145(1) कहता है कि भैया मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो फॉलो करना है ना आपको पीजीबीपी या फिर आईएफओएस में फॉलो करना पड़ेगा, या तो आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर लो या तो आप कैश बेसिस फॉलो कर लो, दोनों में से कोई भी फॉलो करोगे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। सर सैलरी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, कैपिटल गेन के लिए कोई भी ऐसा मेथड यहाँ पर नहीं बताया गया है। 145 जो बोलता है वो बोलता है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईसीडीएस अप्लाई कर रखे हैं, उस आईसीडीएस को अप्लाई कर मतलब फॉलो करना पड़ेगा आपको, इनकी कैलकुलेशन के लिए आईसीडीएस को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला कि भैया पावर है असेसिंग ऑफिसर के पास टू रिजेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने आईसीडीएस को फॉलो नहीं किया है या फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलरली मेंटेन नहीं किया है, जो आपको जिस तरीके से अकाउंटिंग मेथड को रेगुलरली नहीं किया, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ऐसा पावर उसके पास था। सेक्शन 43 सी, ये वाली सेक्शन बड़ी ही कमाल की सेक्शन थी जिसको हमने कैपिटल गेन में भी पढ़ा था, याद आ रहा है क्या, कैपिटल गेन में पढ़ा था 43 सी, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी
बिलो दी SDV, यानी कि इसमें क्या है कि अगर मैं बिल्डर हूं, मेरे लिए जो भी है प्रॉपर्टी है वो स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड को अगर मैं बेचता हूं SDV से नीचे, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, मैं बिल्डर हूं और मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग को बेच दिया, एज ए स्टॉक इन ट्रेड था मेरे पास, उस बिल्डिंग को बेचा और वो भी SDV से नीचे पर बेचा, और जो डिफरेंस था दोनों का डिफरेंस था उसके एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कंसीडरेशन के 10% से भी, मतलब जो डिफरेंस है SDV और एक्चुअल का, यानी कि SDV से नीचे है, एक्चुअल कंसीडरेशन के 10% से भी ज्यादा चला जाता है, तो हमें 43 CA अट्रैक्ट हो जाती है, और हमने बोला कि भैया जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगा वो क्या लिया जाएगा, वो SDV ले ली जाएगी। ठीक है, फिर यही बात बोलती थी कि भैया कौन से टाइम की SDV हमें लेनी है, पेमेंट की वाली, तो यानी कि बोला था जनरली तो हम मतलब रजिस्ट्रेशन के वक्त या फिर अग्रीमेंट के टाइम की, रजिस्ट्रेशन जनरली तो हम रजिस्ट्रेशन के वक्त लेते हैं, लेकिन हम अग्रीमेंट के टाइम का SDV ले सकते हैं अगर कुछ ना कुछ अदर देन कैश पे हो गया हो। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं हम यहाँ पे कि भैया किस किस को मेंटेन करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट। इन्होंने कहा कि सेक्शन जो बताती है, सेक्शन किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन बात कर रहा हूं 44AA की, 44AA रेड विद द रूल 6F की बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला दो चीजें हैं, एक तो स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में बता रखा है और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, उन्होंने बोला कि स्पेसिफाइड पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, और वो भी किस लिए, कौन से, रूल F को फॉलो करते हुए, रूल F को फॉलो करते हुए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला कि स्पेशल प्रोफेशन कौन कौन सा होगा, प्रोफेशन कौन कौन से, कहते हैं भैया इंटीरियर डेकोरेटर, लीगल सर्विस, मेडिकल, इंश्योरेंस ने क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, इंजीनियरिंग, कंपनी सेक्रेटरी और टेक्निकल कंसल्टेंसी, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आर्किटेक्चर, या फिर प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्म, आर्टिस्ट वगैरह जो भी हैं, ये सारे जो हो गए ये स्पेसिफाइड क्या हो गए, स्पेसिफाइड बिजनेस वाले बात होगी, स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले लोग हो गए जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना एज पर रूल 6 कंपलसरी था। 6F में क्या बोला था भैया, तुम्हें वो बोला था कि भैया कैश बुक बनाना, जर्नल बनाना, लेजर बनाना, कार्बन कॉपीज रखनी है, अगर आपने बिल जो किया है वो 25 रुपीज से ज्यादा है, ठीक है, और अगर आपने कुछ परचेज किया है और वो 50 रुपए से ज्यादा है तो आपका उसको क्या रखना है, बिल की रिसिप्ट वगैरह भी आपको रखनी है, वो सारी चीजें। और मेडिकल प्रोफेशन को बोला था कि भैया डेली बेसिस पे, मेडिकल प्रोफेशनल के लिए बोला था कि भैया डेली बेसिस पे उसको क्या कैश रजिस्टर बनाना है, और इन्वेंट्री जो ड्रग का जो है उसका रजिस्टर मेंटेन करना है। ये बोलते हैं कि रूल 6 के हिसाब से किनको बनानी है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस, स्पेसिफाइड लोगों को। अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रॉस टोटल रिसिप्ट जो है उनकी वो 1.5 लाख से ज्यादा की हो गई है, कब, इन ऑल थ्री ईयर्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली, ये प्रीवियस ईयर के पिछले 3 साल में, सारे के सारे सालों में अगर उसका 1.5 लाख से ऊपर है, पिछले 3 सालों में अगर 1.5 लाख से ऊपर है, या फिर ये नया बिजनेस है और यहां पर उसको लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि उसको कि 1.5 लाख से ऊपर वो क्रॉस कर देगा, तो फिर उसको ग्रॉस टोटल रिसिप्ट, तो फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी। अच्छा, अगर उसने पूरे 3 साल में अगर उसने नहीं किया, 1.5 लाख से ऊपर नहीं गया उसका, तो क्या हो जाएगा, क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है? यस, स्पेसिफाइड पर्सन वालों को तो हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, लेकिन जिन्होंने 1.5 लाख क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस रिसिप्ट अगर 1.5 लाख पिछले 3 साल में क्रॉस नहीं किया है, पिछले 3 सालों में क्रॉस नहीं किया, या फिर उसको इस साल में ऐसा लग रहा है कि नॉट लाइकली टू एक्सीड, यानी कि नहीं बढ़ेगा इसका 1 लाख से ऊपर, तो भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन रूल 6F के साथ नहीं बनाना पड़ेगा। वो कुछ ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट बना दे जिसको असेसिंग ऑफिसर देख के अपना क्या कंप्लीट कर दे, असेसमेंट कंप्लीट कर दे। नेक्स्ट बात करता है, वो कहता है कि भैया कि अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए क्या होगा, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई। उन्होंने बोला कि भैया इंडिविजुअल एचयूएफ और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। कहते हैं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अगर इनकम उसकी 2.5 लाख से ज्यादा चली गई है, इनकम उसकी 2.5 लाख से ज्यादा चली गई है, या फिर उसका ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 25 लाख से ऊपर चला गया, 2.5 लाख से इनकम ज्यादा चली गई है और 25 लाख से ऊपर उसका ग्रॉस रिसिप्ट चला गया है, या फिर और उसको ऐसा लग रहा है कि वो इस साल हो जाएगा, इस साल वो 2.5 लाख क्रॉस कर देगा या फिर 25 लाख क्रॉस कर देगा, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। और कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट, जिससे एओ अपना असेसमेंट जो है कंप्लीट कर सके, रूल F नहीं लगाना है। अच्छा, फिर हमने बोला था अदर देन के लिए क्या था, ये तो याद हो गया सर, 2.5 लाख और 1 जीरो बढ़ा दो तो 25 लाख। यहां पर क्या था सर, 1.5 लाख और 10 लाख था, सॉरी 1,20,000 और 10 लाख था। 1,20,000 क्या इनकम, पीजीवीपी की इनकम उसकी 1,20,000 से ज्यादा हो जाए, अदर देन
इंडिविजुअल और एचयूएफ, वो भी जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं है, ठीक है, उनके लिए। और 10 लाख से अगर ज्यादा है तो उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। और यहां पर क्या चीज है, ये जो लिमिट थी उनको बोला गया कि एनी लास्ट 3 ईयर्स में, किसी भी पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में अगर ये लिमिट क्रॉस की है आपने, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि आपने अगर तीनों सालों में अगर नहीं किया है, तीनों सालों में ये लिमिट पूरी नहीं हुई है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑल 3 ईयर्स में या नॉट लाइक, तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं। समझ में आ गया क्या? दोबारा बता देता हूं, यानी कि क्या बोला था, स्पेसिफाइड पर्सन को 1.5 लाख से ऊपर का क्या करना है, पिछले 3 सालों में क्या करना है, 1.5 लाख से ऊपर का ग्रॉस रिसिप्ट क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। और ग्रॉस रिसिप्ट पिछले 3 सालों में क्रॉस होना चाहिए, ऑल 3 ईयर्स में होना चाहिए। और यहाँ पर नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इसमें आ जाती है 2 कैटेगरी, यानी कि एक तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए क्या बोला था कि भैया 2.5 लाख से ज्यादा की आपकी क्या इनकम चली गई है, और 25 लाख से ज्यादा का, या फिर आपको क्या हो गया है, जो ग्रॉस रिसिप्ट होती है वो चली गई है ऊपर। या फिर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए बोला था कि 1,20,000 की इनकम और ग्रॉस रिसिप्ट कितना था, यहाँ पे 10 लाख था, 10 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम टैक्स ऑडिट की, कि भैया किसको लगती है टैक्स ऑडिट, यानी कि 44AB। यहां पर अमेंडमेंट थी, आपको भी पता है कि 44AB, यानी कि टैक्स ऑडिट क्या बोलते हैं, कौन करेगा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स ऑडिट करना होगा। और टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट बकायदा फर्निश करनी होगी। जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे तब कंपनी को क्या करनी पड़ती है, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट, या फिर किसी भी पर्सन को अपना टैक्स ऑडिट की जिस पर क्या लग रहा है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, उसको रिटर्न के साथ उसको जमा करनी होगी। अच्छा, यहां पर रिटर्न के साथ जमा करनी है। अब अमेंडमेंट में क्या बोला कि रिटर्न से 1 महीना पहले तक, रिटर्न की ड्यू डेट से 1 महीना पहले तक हमें ऑडिट रिपोर्ट को जो है वो पोर्टल पर सबमिट कर देना है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं यहां पर कि यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, टैक्स ऑडिट कब कराना जरूरी है, जब आपका टर्नओवर, यानी बिजनेस के केस में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है, और प्रोफेशन के केस में उसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि हम उसको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। यहां पर एक बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में नहीं, बिजनेस के बारे में बोला था कि जो 1 करोड़ की लिमिट है वो 5 करोड़ की लिमिट बन जाएगी भाई, यानी कि 5 करोड़ तक आपको कोई भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बशर्ते क्या है कि 2 कंडीशन हमें फॉलो करनी थी। 2 कंडीशन में से पहली कंडीशन है ये टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट, टोटल रिसिप्ट का 5% तक ही आपका कैश में रिसिप्ट होना चाहिए, और टोटल पेमेंट का 5% तक ही आपका कैश में पेमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी पूरी हो जाती है तो आपकी 1 करोड़ की लिमिट हो जाने वाली है 5 करोड़ तक। 5 करोड़ याद आ रहा है क्या? 5 करोड़ हमने क्लास में पढ़ा था, 5 करोड़ तक आपकी लिमिट बन जाएगी। अच्छा, यहां पर जो हम टोटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, टोटल रिसिप्ट में कोई सी भी रिसिप्ट आ सकती है भैया, जो अगर आपने चाहे असेट को सेल कर दिया और उससे रिसिप्ट आ गई, वो वाली भी रिसिप्ट आएगी, और आपने कोई गुड्स को सेल कर दिया, आपने जो स्टॉक इन ट्रेड को सेल करते हो उसको भी सेल करके आपके पास जो रिसिप्ट आई, वो दोनों की रिसिप्ट को ले लिया जाएगा, और उसका 5% तक आपका क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। अगर एक्सेप्शन क्या क्या चीज हो जाती है, यानी कब टैक्स ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, हमें टैक्स ऑडिट कब कराना जरूरी नहीं है, तो जब बोला कि डिक्लेयर प्रॉफिट क्या है, 44AD में हमने, यानी प्रेजेंटिव स्कीम में अगर हमने अपनी रिटर्न भरी है, तो हम कहेंगे कि भैया क्या टैक्स ऑडिट हमें नहीं लगेगा, और बकायदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना भी, हमें मेंटेन करना भी जरूरी नहीं था। 44AD बात यही करती थी कि 2 करोड़ तक है आपकी अगर टोटल सेल, तभी आप वो वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्ट कर सकते हैं, वरना वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर बात की थी कि यानी कौन से एसएससी प्रोफेशन के केस में, यानी कि ग्रॉस रिसिप्ट जो है, अगर आप 50 लाख तक है आपकी ग्रॉस रिसिप्ट, और आप 44 किसमें ADA 44ADA में आपने प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइलिंग की है, तो भी आपको क्या चीज नहीं करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और एसएससी अगर कवर्ड हो रहा है 44AE में, 44BB में, या फिर 44BBB में अगर कवर होता है, और उसने जो इनकम जितना स्पेसिफाइड कर रखी है उस लिमिट से कम नहीं दिखाया है, तो फिर उसको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी। याद आ रहा है ना वो ट्रक वाला, यानी कि कितना उसको दिखाना पड़ता है, जितना स्पेसिफाइड है उतना मिनिमम दिखाना, उससे कम दिखाया तो उसको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता था। तो यहां पर बोला है कि उस लिमिट से, जितना लिमिट स्पेसिफाइड किया उससे तो उसने ज्यादा ही दिखाया, तो उसको टैक्स ऑडिट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिमिलर मैनर में 44AD और 44ADA की बात की गई है, यानी कि 44AD
और एडीए में क्या बोला था, 44 एडी में बोला था कि अगर उसने मिनिमम कितना 8% और 6% तक दिखाया है और 44 एडीए में मिनिमम 50% उसने दिखा रखी है अपनी इनकम उस रिटर्न में, तो फिर हम बोलते थे कि उसको टैक्स ऑडिट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी फर्निश्ड बाय द असेसी ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट में यहाँ पर अमेंडमेंट किया था, यानी मैंने क्या बोला था, स्पेसिफाइड डेट कौन सी, जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से पहले एक महीना पहले, यानी जिन पर एक बात बताओ, रिटर्न फाइलिंग हमने पढ़ी थी, जिन पर यानी कि ड्यू डेट कौन सी हो जाती है, जिन पर ऑडिट लगता है, तो कौन सी डेट की स्पेसिफिक जो रिटर्न फाइलिंग की कौन सी डेट हो जाती है जिस पर ऑडिट लगता है, और उनकी रिटर्न फाइलिंग की कौन सी डेट होगी सर, 31 अक्टूबर हो गई, और 31 अक्टूबर का एक महीना पहले यानी 30 सितंबर तक उनको क्या कर देनी है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देना है पोर्टल में। फिर पेनल्टी की बात करता था, वो कह रहा है कि अगर तुमने ये प्रोविजन को फॉलो नहीं किया और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की टाइम पर, या फिर आपने ऑडिट ही नहीं करवाया, तो फिर आपको 0.5% ऑफ योर टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर जो होगा उसका पेनल्टी लग जाएगा 44 AB फॉलो नहीं करने पे, यानी कि टैक्स ऑडिट फॉलो नहीं करने पे। चलिए अब नेक्स्ट है हमारी प्रेजेंटिव स्कीम, यानी प्रेजेंटिव स्कीम बात की गई थी यहाँ पर किसकी, स्मॉल टैक्स पेयर की बात की गई थी कि कुछ ऐसे लोग थे जिनका टर्नओवर बहुत कम है और वो मतलब इनकम बहुत कम हो रही है, और वो कह रहे हैं कि भैया हमें टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जा रहा है, टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा तो सीए ज्यादा फीस ले जाएगा, तो यानी कि हमें टैक्स ऑडिट ना करना पड़े और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करना पड़े, इसके लिए कोई सेक्शन है क्या जिसमें हम अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बात की गई थी कि 44 AD और 44 AE जो आपके कोर्स में है वो होगी। सबसे पहले बात करते हैं 44 AD की बात करते थे, यहां पर हमने बोला था कि सॉरी यहां पर बात की गई है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट HUF और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP, अगर इनका क्या बोला, किन लोगों को, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, और उसमें भी एक्सक्लूड करते थे हम LLP को। ठीक है, हमने बोला कि ये लोग ही ये प्रेजेंटिव स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं अगर उनका टर्नओवर है अप टू 2 करोड़ तक, और वो क्या नहीं है, वो भाई कमीशन और ब्रोकरेज का धंधा नहीं करते हैं। ठीक है, और वो क्या है, वो कोई भी एजेंसी नहीं चला रहे हैं, एजेंसी बिजनेस नहीं है उसका, और उनका कोई भी ट्रक वगैरह जो लीजिंग करते हैं ना, ट्रक वगैरह और प्लेइंग एंड हायरिंग वगैरह जो गुड्स कैरेज का, वो वाला धंधा नहीं है। इन तीनों में से कोई धंधा नहीं होना चाहिए और बकायदा 2 करोड़ तक का उनका टर्नओवर होना चाहिए, तो वो फिर यहाँ पर प्रेजेंटिव स्कीम के मजे ले सकते हैं। प्रेजेंटिव स्कीम में क्या था सर, प्रेजेंटिव स्कीम में ऐसा था कि जितना भी आपका टर्नओवर है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जितना भी, तो क्या उसके लिए करना क्या पड़ेगा सर, जितना भी आपका टर्नओवर है, बिजनेस के बारे में बात करें, जितना भी आपका टर्नओवर है उसका 8% तक, और जितना भी आपका क्या है रिसिप्ट, यानी कि जो आपके अकाउंट में आया है, यानी बैंक अकाउंट में आया है, उसका 6% तक आप अपनी इनकम दिखा दो। 6% तक किसका, टर्नओवर का, जो कि आपके बैंक अकाउंट में आ रखा है, और अदर देन बैंक अकाउंट में जो आ रखा है 8% तक उसकी रिसिप्ट का इनकम बता दो। तो जो भी है वो इनकम बता दी, उतने तक मिनिमम इनकम अगर आपने बताई है, तो आपको क्या है, ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ना तो आपको टैक्स ऑडिट करना है, और इस हिसाब से जितना भी आपकी इनकम है उस पर आप टैक्स जमा कर दो। ठीक है, क्या रिटर्न जमा कर देंगे। अब यहां पर बात होती थी यहां पर कि भाई कि क्या सर हमें 30 से लेके 30 क्या और कोई खर्चे अलाउ होंगे, या फिर वो मैक्सिमम हम उतना इनकम ही शो करना है। बिल्कुल, उसको इनकम ही शो करना और कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। अच्छा, खर्चों में के बाद हमने बोला क्या डेप्रिसिएशन कोई भी अलाउ होगा, ना भैया, ना डेप्रिसिएशन भी कोई अलाउ नहीं होगा। क्या कोई डिडक्शन अलाउ होगा, यानी कि पर्टिकुलर हेड में से कोई डिडक्शन अलाउ होगा, ना भैया, उस पर्टिकुलर हेड में यानी कि पीजीबीपी के हेड में कोई भी आपको डिडक्शन अलाउ करने नहीं देंगे, फर्दर डिडक्शन कोई भी अलाउ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर हेड की, यानी पीजीबीपी में कोई भी खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन क्या डिडक्शन अलाउ होगा क्या सर, जो 80C to 80U, बिल्कुल वो तो नॉर्मल जैसे होता था वो तो एज यूजुअल आपको अलाउ होकर चलेगा। अच्छा, फिर मैं बात करता हूं यहां पर कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की ट्रीटमेंट हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, एज यूजुअल जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की ट्रीटमेंट होगी वैसे ही चलेगी। फिर हम बात करते हैं कि 44 AD जो लेना था, 44 AD जब, यानी कि अगर आपने प्रेजेंटिव बेसिस पे 44 AD में आपने अपनी रिटर्न फाइल की है, तो यहां पर कह रहे हैं कि आपको 44 AD जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर तक भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट 5 ईयर में से नेक्स्ट 5 जिस ईयर में लिया उसके नेक्स्ट 5 ईयर तक को भी आपको प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी रिटर्न भरनी होगी। लेकिन अगर उसमें से एक भी दिन, अगर आपने एक भी दिन बोल रहा हूं, एक भी ईयर में आपने नॉर्मल स्कीम को फॉलो कर लिया,
यानी प्रेजेंटिव स्कीम को ऑप्ट नहीं किया तो उसके नेक्स्ट 5 साल तक आपको प्रेजेंटिव स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये हमने पढ़ा था। और जब ऐसा हो जाएगा या फिर जब ऐसा हो जाएगा या फिर आपने 8% से नीचे का अगर फाइलिंग कर दी और 8% और 6% की इनकम से अगर नीचे फाइल करी तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ जाएंगे और टैक्स ऑडिट भी आपको कराना कंपलसरी हो जाएगा। चलिए फिर मैं बात करता हूं कि इस सेक्शन में जो भी अगर आपका टैक्स बनता है तो टैक्स आपको कब जमा कर देना, पूरा का पूरा एडवांस में जमा कर देना है। 1% जमा कर दोगे आप। अच्छा कब जमा कर दो? 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर के 15 मार्च तक आपको एडवांस में उसका टैक्स कैलकुलेट करना है और वो जमा कर देना है। अगर जब भी नहीं जमा किया तो 1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। चलिए बात करता हूं मैं यहाँ पर किस चीज की, कि अब आगे 44 AD में 44 AD में बोला था कि ये सारी ये वाले जो इसमें अगर जो जिसको भरना है 50 लाख तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए, 50 लाख तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए, क्रॉस रिसिप्ट आपकी होनी चाहिए और कोई भी रेजिडेंट एनी रेजिडेंट असेसी यहां पर भर सकता है अपनी रिटर्न को। ठीक है, यहां पर किससे एग्जेम्प्ट हो जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है उसको, टैक्स ऑडिट भी 44 AB में कराने की उसको कोई भी जरूरत नहीं है। बस उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जितना भी उसकी टर्नओवर है उसका मिनिमम 50% यानी 50 लाख और 50%, 50 लाख और 50% का क्राइटेरिया है। 50% तक उसको ग्रॉस रिसिप्ट का इनकम दिखा देना है और वॉलेंट्री बेसिस पे वो ज्यादा इनकम दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है, दोनों सेक्शंस में दिखा सकता है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे 30 से लेकर 38 तक कोई भी उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे होती है। और उसको जो डिडक्शन है यानी कि 80C to 80U में जो चैप्टर 6A में जो डिडक्शन है, चैप्टर 6A में डिडक्शन वैसी मिलेगी, बिल्कुल जैसे मिलती आई है वैसे ही मिलेगी। अच्छा यहाँ पर वो ऐसा वाला कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि उसको 5 साल तक उसको ऑप्ट करना पड़ेगा, वो कभी भी चेंज कर सकता है यहाँ पर। यानी कि इफेक्ट ऑफ द असेसी डिक्लेयर्स द लोअर इनकम, अगर वो लोअर इनकम दिखाता है तो क्या होगा, लोअर इनकम दिखाता है तो यानी लोअर इनकम किससे 50% से ज्यादा कम की इनकम दिखाता है, टर्नओवर के 50% से कम की इनकम दिखाता है तो उसको टैक्स ऑडिट भी कराना कंपलसरी हो जाएगा और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी सिमिलर मैनर में अगर आप प्रेजेंटिव स्कीम ले रहे हो तो प्रेजेंटिव स्कीम में क्या हो जाएगा कि 15 मार्च तक आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा और अगर आपने नहीं किया तो 1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। चलिए 44 AE की बात करते हैं। यहाँ पर 44 AE जो था वो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह के लिए था जो कि हायरिंग लीजिंग क्या करते हैं यहाँ पे, बिजनेस ऑफ प्लेइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, यानी कि उसको बोला ऑल एसएससी इंगेज इन, जितने भी एसएससी हैं जो कि किस में है, किस बिजनेस में इनके, जो कि इस बिजनेस में लगे पड़े हैं, यानी कि ट्रक ड्राइवर जो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज वगैरह होगी, ये सारी एजेंसीज होगी, तो ये लोगों का क्या होता है, ट्रक होती है। तो यानी कि ये वाली सेक्शन किसको एप्लीकेबल होगी, जिनके पास ट्रक कितने हैं 10 और 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ ट्रक्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम जो है नॉट खुद के ट्रक जो है वो 10 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा ओनर ऑफ द ट्रक इंक्लूड्स कौन सा हो जाएगा, अगर हायर परचेज पे उसने, यानी कि अगर उसके पास 10 हैं और उसने हायर परचेज पे खरीद रखा है, वो उसका ओनर अभी नहीं हुआ है, ओनर यानी पूरी पेमेंट के बाद बनेगा तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे क्या, बिल्कुल यस, उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो यानी कि वो फिर इस सेक्शन के मजे नहीं ले सकता है। अच्छा बात की है कि यहाँ पर बात की है कि गुड्स कैरेज का मतलब क्या, गुड्स कैरेज का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी प्राइमरली यूज किसके लिए कर रहे हैं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड इनकम कितनी दिखानी थी, हमें एस्टिमेटेड इनकम इतनी दिखानी है, दो तरीके बोले थे। यहाँ पर बोला था कि भैया कि अगर वो वाले गुड्स कैरेज ले लो जिनका 12,000 kg से ज्यादा का वेट है, 12 टन से ज्यादा का वेट है, तो यानी जितना भी उनका टन होगा पर टन उनका 1,000 रुपए पर मंथ की इनकम बन जाएगी, एक गाड़ी पे, एक गाड़ी पर 1,000 की पर टन के हिसाब से बन जाएगी। अगर मैंने बोला कि अगर 14 टन है उसका, 14 टन का वेट है उसका, तो 14 इंटू बता दो मेरे को कितना आ जाएगा, 14 इंटू 1000, तो यानी 14,000 की पर मंथ की इनकम, वो भी एक ट्रक से। अगर उसके पास 4 ट्रक होंगे तो इंटू में 4 हो जाएगा। अच्छा अदर के लिए जिनका यानी कि 12,000 kg से नीचे का वेट है, तो वहां पे वेट का कोई पंगा नहीं है, उन्होंने बोला कि पर ट्रक पर मंथ, पर ट्रक और पर मंथ कितना आ जाएगा भैया 7,500, यानी पर ट्रक और पार्ट ऑफ द मंथ को भी एक मंथ हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है। अच्छा फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर कि अगर इस लिमिट से अगर नीचे अगर वो दिखाता है तो उसको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ जाएगा, टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ जाएगा और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ जाएंगे। सर यहाँ पर सेक्शन 30 से लेकर 38 यानी कि कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा,
उसके बाद मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन जो है डेप्रिसिएशन भी डीम टू बी अलाउड मान लिया जाएगा। डिडक्शन एज यूजुअल जैसे मिलता है वैसे ही मिल जाएगा। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात करें तो जैसा उसको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मिलता था, यानी जैसे हम ट्रीट करते थे वैसे ही ट्रीट करेंगे। उसको मेंटेनेंस ऑफ दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ डज नॉट, अगर उसने लोअर इनकम दिखाई तो क्या होगा, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाना जरूरी है और उसको क्या ऑडिट कराना भी अपना कंपलसरी हो जाएगा। एसएससी कैन चेंज हिज ऑप्शन, वो अपना ऑप्शन भी चेंज कर सकता है टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन से बिजनेस की। कुछ ऐसे बिजनेस की हमने बात की थी कि 3 ऐसे बिजनेस थे जिसमें हमें यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी लग रहा है और हमने एग्रीकल्चर भी किया है। तो यहाँ पर हमें जितनी भी इनकम होती थी, एग्रीकल्चर की इनकम को सेपरेट करना था और पीजीबीपी की इनकम को सेपरेट करना था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर रबर की बात करता हूं। तो रबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने उसको ग्रो भी किया है और मैंने उसका प्लांट को ग्रो किया है और उसको रबर बनाकर बेचा है। तो मैंने कहा कि 35% जो है वो मेरी पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी, यानी जितनी भी इनकम आएगी 35% उसका पीजीबीपी की इनकम होगी और 65% जो है एग्रीकल्चर इनकम होगी। पीजीबीपी की इनकम जो है वो लास्ट में ऐड हो जाएगी पीजीबीपी की इनकम में, और यानी कि जो हम नॉर्मल बिजनेस का पीजीबीपी इनकम निकालते हैं उसके लास्ट में हम ऐड कर देंगे। और एग्रीकल्चर इनकम तो आपको पता ही कि वो एग्जेम्प्ट रहती है। अच्छा, इंडिविजुअल के केस में मैंने क्या बोला था कि वो पार्शियल एग्जेम्पशन, पार्शियल इंटीग्रेशन वाला सीन लगेगा, याद आ रहा है ना? यस। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर बात क्या की है कि मैंने बोला कि कॉफी के अगर केस है, कॉफी का अगर केस है तो कॉफी क्या करेंगे, अगर ग्रो किया है और क्योर्ड किया है तो सिर्फ ग्रो और क्योर्ड में आपको बोला कि 25% यानी 25% का आपका पीजीबीपी की इनकम होगी और 75% आपका एग्रीकल्चर की इनकम बन जाएगी। अच्छा, ग्रो और किया, क्योर्ड भी किया और उसको रोस्ट भी करके बेचा तो रोस्टेड कॉफी आपकी महंगी आती है, तो यानी बिजनेस इनकम आपकी ज्यादा होगी। तो यानी बिजनेस इनकम कितनी हो जाएगी, 40% तक चली जाएगी और बाकी जो हो जाएगा वो एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा। अच्छा, फिर अगर बात करेंगे हम, टी ने ग्रो भी किया है और मैन्युफैक्चर भी किया हो टी को, ठीक है, अपने प्रोडक्शन हाउस यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो फिर क्या हो जाएगा, तो हमने बोला 40% उसके पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी और 60% उसका जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। मैंने एक ट्रिक बताई थी इसमें, मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को आपको याद रखना है, इस पोर्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 35%, रबर के केस में 35% तक की इनकम बनेगी और टी के केस में 40 की इनकम बनेगी आपकी, ठीक है, 35 और टी में 40। तो फिर अब यहाँ पर और कॉफी में भी क्योर करोगे, ग्रोन करोगे और रोस्टेड करोगे तो उसमें भी 40% कितना हो जाएगा आपका पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। और बाकी अगर ग्रो और क्योर तक किया है तो सिर्फ और सिर्फ 25% ही पीजीबीपी की इनकम बनेगी। चलिए, यहां पर आकर आपका जो है पीजीबीपी का पूरा रिवीजन हो जाता है। अगर आपने ये वाली वीडियो देख रहे हैं और आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और प्रीवियस 2 वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सी और वीडियोस चाहिए, मैं उस पर भी बना दूंगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।